नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानगंगा स्टडी में द फर्स्ट स्टेप सक्सेस। दोस्तों, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरली मैं आपको मैथ पढ़ाते हुए नहीं रहता हूँ इस चैनल पर, लेकिन आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदी लिखा हुआ है। तो हम आज यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ेंगे, आज हम पे हिंदी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा चौंकिएगा मत, हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी क्या है, कैसे इसकी प्रगति हुई, कौन व्यक्ति था इसके पीछे, जो कि आज दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा बन चुकी है। क्या क्या यहाँ पे चेंजिंग रहे, क्या इसका विकास हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, ये सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी, जो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाकर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। तो दोस्तों, हिंदी एक्चुअल में क्या है, हिंदी क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। हिंदी कुछ और भाषा जो है हमारी उन्हीं की तरह क्या है, एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है, अपनी बात समझाने के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली चीज़ें होती हैं वही क्या होती है, भाषा होती है। यानी अपनी भाषा को समझाने के लिए प्रयुक्त की गई युक्ति ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी कि आप अपनी चीज़ को, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे को समझाएंगे, और जो आप उस भावना को समझाने के लिए जो युक्ति यूज करेंगे वही आपकी क्या होती है, वही आपकी भाषा होती है। तो भाषा की शुरुआत, दुनिया की किसी भी भाषा की शुरुआत हम बात करें तो सबसे पहले अगर भाषा की शुरुआत दुनिया में हुई होगी तो सबसे पहले क्या आया होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आई होगी, ध्वनि आई होगी, यानी कि साउंड आया होगा। ध्वनि के बिना तो आप कुछ बोल नहीं सकते, आप अगर केवल मुंह चलाएं तो आप समझ नहीं सकते कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो ध्वनि आई होगी, तो ध्वनि कहाँ से आई होगी, कोई ना कोई चीज़ टकराई होंगी आपस में, और टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न हुई होगी। तो अगर हमारे पौराणिक कहानियों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ध्वनि जो है, एक बार शंकर जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, जो हमारे महादेव जी हैं, एक बार गौरा माँ पार्वती को रूठने के लिए डमरू बजाते हैं, फिर वहाँ से उस डमरू से जो ध्वनि का उत्पन्न होता है वहाँ से ध्वनि की शुरुआत हुई या ध्वनि निकलती है। ऐसा पौराणिक कथाओं में मान्यता दी गई है। सच क्या है इसके बारे में हमें कोई यहाँ पे सर्टिफाइड नॉलेज हमारे पास नहीं है। अब ध्वनि जो मिलती है तो ध्वनि से क्या निकलते हैं दोस्तों, ध्वनि से निकलते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, लेटर्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हुए, एक आपके पास हुआ स्वर और एक आपके पास क्या हुआ, इनके बारे में आगे बात करेंगे। हम केवल आज इतिहास के बारे में बात करेंगे हिंदी के, और उसके विकास के बारे में बात करेंगे। वर्ण मिला, यानी कि जब दोनों स्वर और व्यंजन मिले तो हमारे पास क्या, किसकी उत्पन्न हुई, हमारे पास उत्पन्न होता है क्या, अक्षर। और जब अक्षर उत्पन्न हुआ और अक्षर से मिलकर ही क्या बना दोस्तों, अक्षर से ही मिलकर बना क्या, वाक्य। और जब एक वाक्य बना और वाक्य से मिलकर क्या बनती है, वाक्य से मिलकर ही क्या बनती है, वाक्य से मिलकर बनती है भाषा। तो ये भाषा की एक फॉर्मेशन है। यहाँ से इस पर कोई भी भाषा दुनिया की हो वो इसी फॉर्मेशन से बनती है। सबसे पहले क्या बनेगी, ध्वनि। ध्वनि से क्या निकलेंगे, वर्ण, और वर्ण से क्या बनेंगे, अक्षर, और अक्षर से क्या बनेगा, अक्षर से बीच में यहाँ पे एक शब्द, एक चीज़ और बनेगी, वो है हमारा क्या, शब्द। और शब्द से क्या बनेंगे, वाक्य, और वाक्य से क्या बनेगी, भाषा। तो ये चीज़ हमारी किसी भी भाषा की बात करें दुनिया की, उसमें यही फॉर्मेशन रहता है। ये तो एक इसका एक सीक्वेंस हो गया। हमने समझा कि हिंदी क्या होता है और कहाँ से इसकी उत्पन्न हुआ होगा। तो हम बात करते हैं हिंदी भारत की। तो भारत में अगर देखी जाए तो सबसे पुरानी भाषा रही है, जिसको सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, विश्व की सभी भाषाओं की जननी भी कह सकते हैं इसको, संस्कृत। क्योंकि अगर विश्व की सबसे पुरानी भाषा अगर कोई है तो वो क्या है, संस्कृत। अब ये बात हमें कैसे पता पड़ती है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत है, क्योंकि हमारे पास एक किताब है और वो किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। आपको पता है ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, और ऋग्वेद जो है वो एक हमारे चार वेदों का पार्ट है और सबसे पुराना वेद है। और जो किस में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें जब दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, तो हम इसके आधार पर ही कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ही क्या होगी, संस्कृत होगी। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है ऋग्वेद से कि दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। संस्कृत देखा जाए, संस्कृत जब शुरुआत में बोली जाती थी, संस्कृत दो भागों में विभाजित थी। एक संस्कृत जो थी वो लौकिक संस्कृत थी, और एक संस्कृत जो थी वो हमारी धार्मिक संस्कृत थी। अब इसमें डिफरेंट क्या था कि धार्मिक में और लौकिक में, देखिएगा, धार्मिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में डिफरेंट ये था कि एक्चुअल में जो सामान्य बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, जो बोलचाल सामान्य लोग बोलते थे, आपस में वार्तालाप करते थे, वो भाषा कौन सी हुआ करती थी, वो भाषा हुआ करती थी लौकिक संस्कृत, उसको कहा गया। धार्मिक संस्कृत किसको कहा गया, धार्मिक संस्कृत उसको कहा गया जहाँ पर जो लोग मंत्रों का उच्चारण हुआ था, या फिर जहाँ पर पूजा पाठ जो ब्राह्मण लोग उस समय करते थे, उस संस्कृत को क्या नाम दिया गया, उसको धार्मिक। क्योंकि
जो आज आप देखते हो कि जो मंत्र वगैरह उच्चारण होता है वो बड़ा भयंकर होता है, तो इस भाषा में तो, इस मंत्रों वाली भाषाओं में तो बात करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसीलिए उन्होंने उसका एक रूप निकाला, उसको थोड़ा सरल करके। वो था क्या? लौकिक, यानी कि उसको हम बोलचाल की, सामान्य बोलचाल की भाषा कहा करते थे। और ये बात है 15 संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की बात हम यहाँ पे करते हैं, BC तक की। यानी कि ये संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोले जाते थे। तो जैसे जैसे विकास होता गया, हिंदी अभी यहाँ पे नहीं है तो संस्कृत से मिला, संस्कृत जब आई, संस्कृत के बाद क्या आया? संस्कृत के बाद एक भाषा आई जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं पाली भाषा। अगर आप महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप बड़े अच्छी से जानते होंगे पाली भाषा क्या थी। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं या उनके समय में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी? वो पाली भाषा थी। पाली भाषा जो थी वो 500 BC से पहली सदी तक इसका विकास रहा है, यानी कि लगभग 500 वर्ष तक इसको लोगों ने बोला, यानी कि 500 ईसा पूर्व से पहली सदी यानी प्रथम सदी तक इसका विकास रहा है। पाली भाषा के बाद एक भाषा और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। प्राकृत भाषा अगर आपने पढ़ा होगा जैन महावीर स्वामी के बारे में तो उनके बारे में आप जानते होंगे। उनके बारे में उनके जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ जैन के लिखे हुए हैं, जैनियों के उस समय के, महावीर स्वामी के समय के, वो सब किस भाषा में लिखे हुए हैं? वो सब और सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो पहली सदी से 500 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है वो किसका रहा है? वो रहा है प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा के बाद हमारी एक भाषा और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपभ्रंश। अब ये अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश की हम बात करें तो हिंदी का ही रूप है, या हिंदी का कह सकते हो रॉ मटेरियल है वो अपभ्रंश है। यानी कि हिंदी बनने से पहले हिंदी को इसको अपभ्रंश कहा गया, कुछ अपभ्रष्ट भी लोग कहते हैं। एक्चुअल में अपभ्रंश होता क्या है? अपभ्रंश आपका होता है जैसे जो आपके गांव वगैरह में जो भाषा बोली जाती थी, देहाती भाषा, या इसको हम तोड़ मरोड़ कर जो हिंदी बोली गई उसको हम क्या बोलते हैं? इसको ग्रामीण भाषा के नाम से भी जानते हैं। ग्रामीण भाषा जो थी उसको भी हम क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। जैसे मान लो पहले यशोदा बोला जाता था, अब यशोदा बोला जा रहा है, पहले जसोदा बोला जाता था। तो जो चेंजिंग हुआ भाषा में वो क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। 6 या 7 प्रकार के अपभ्रंश हमारे वर्णन मिलते हैं हमारे हिंदी में। तो अपभ्रंश सबसे पहले जो अपभ्रंश था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय काल जो है वो अपभ्रंश का रहा है। अब जो अपभ्रंश का नाम जो है वो योग गुरु, आपने सुना होगा पतंजलि हुआ करते थे, उनके ही द्वारा दिया गया ये नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में हम बात करें, अपभ्रंश से आगे जो है अपभ्रंश का विकास होता है और फिर किसका जन्म होता है? हिंदी का जन्म होता है, यानी कि 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से कंटिन्यू आज तक हम क्या बोलते आ रहे हैं? हिंदी बोलते आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इतना लंबा सीक्वेंस लिया हमारी हिंदी को बनने के लिए। यानी कि सबसे पहले संस्कृत का विकास पाली से हुआ, पाली का विकास हुआ प्राकृत में, और प्राकृत का विकास हुआ अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से मिलकर क्या बनी? हिंदी बनी। और हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से हुआ। और हिंदी शब्द कहाँ से आया ये हम बाद में बात करेंगे। हिंदी के 3 काल हैं, 3 काल महत्वपूर्ण है हिंदी के। इसको हम आदिकाल के नाम से, सबसे पुराना काल है प्रारंभिक काल जिसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल, बीच वाला काल है उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो काल आता है जिसको हम आधुनिक काल से नाम से जानते हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कि मध्यकाल का समय काल बताइए, या फिर कितने भागों में हिंदी को उसके विकास के आधार पर बांटा गया है। तो विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक रहा, जहाँ हिंदी में बहुत सारे चेंजिंग परिवर्तन हुए, बहुत सारे कवि, हमारे लेखक, या फिर हमारे कह सकते हो जो लोग आए विद्वान लोग जिन्होंने हिंदी में बहुत सारे चेंजिंग किए, परिवर्तन किए। मध्यकाल जो हुआ यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन हुए, 500 से 1500 से 1800 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है इसको मध्यकाल कहा जाता है। और 1800 से अभी तक का जो समय है, अभी तक का वो समय क्या कहा जाता है? वो आधुनिक काल कहा जाता है। यानी हिंदी पूर्ण रूप से बन चुकी है, यानी कि बहुत जितने भी खोजें होने चाहिए थे हिंदी में, जितने भी शब्द बनने थे वो सारे बन चुके थे, इसलिए आज के उसको आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो एक पूरी हिंदी का इतिहास है यहाँ पर। लेकिन हिंदी शब्द कहाँ से आया और ये किसने दिया? आपको पता है हिंदी जो है वो एक हिंदी भाषा का परिवार जो है, कई बार पूछ लेता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी भाषा का परिवार क्या है। तो आपको पता है हिंदी भाषा का परिवार जो है वो भारोपीय परिवार है। अब ये भारोपीय परिवार किससे बना है? यानी भारत और यूरोप। आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो किसकी संतान है? भारत में 4 प्रकार के परिवार राज करते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा परिवार जो है भारोपीय जो है वो किसका है? भारत,
प्लस यूरोप से मिलके बना है, क्योंकि आपको पता है हम लोग किसकी संतान है, हम आर्य की संतान हैं। और आर्यों के द्वारा बोलने जाने वाली भाषा जो ही थी वही परिवार हमारा है। वो क्या परिवार है? वो भारोपी परिवार इसको कहा जाता है। तो आर्यों के द्वारा ही हमारी संतान है, आर्यों से हम उत्पन्न हुए हैं और आर्यों के द्वारा बोलने जाने वाली परिभाषा जो है वो हिंदी है। और उसी के प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। 3-4 परिवार और है। द्रविड़ परिवार तमिलनाडु में आप जाएंगे तो वहाँ पे द्रविड़ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या फिर तेलुगु मलयालम जो भी भाषा है, तमिल तेलुगु मलयालम, ये सब किस भाषा परिवार की भाषा है? ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगर नॉर्थ इंडिया की यानी उत्तर भारत की बात करें तो जितनी भी भाषा है वो सब भारोपी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारोपी परिवार है। तो ये जब भारोपीय थे तो भारोपीय जब कहाँ रहते थे? सिंध में रहते थे। आपको पता है पंजाब के सिंध नदी में आपने इतिहास पढ़ा है, सिंध नदी में आकर बसे थे। तो सिंध नदी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। सिंध नाम से ही इसको नाम, तो हमारे देश में ईरानी आए, उन ईरानियों को क्या कहा जाता है? फारस कहा जाता है। फारस की खाड़ी से आए, उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? फारसी कहा जाता है। यानी कि उन ईरानियों की भाषा होती है क्या? फारसी। तो फारसी भाषा की एक खासियत होती है कि फारसी भाषा की वर्णमाला में आप देखेंगे तो वहाँ पर सा शब्द का वर्णन नहीं है। अगर सा शब्द कहीं बोलना हो तो वो सा को जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण होता है, तो वो हा नाम से होता है। यानी कि जो ईरानी होते हैं वो सा को हा बोलते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो सा जो है वो सिंध है, वो उन्होंने सिंध को क्या बोला? यानी कि सिंध को बोला हिंद, क्योंकि सा उनके मुंह से क्या निकला? हा निकला। और इसी प्रकार सिंध को हिंद बोला। तो अब उन्होंने सिंध जो भाषा बोलते थे वो कौन सी भाषा थी? वो सिंधी भाषा थी। और सिंधी को ही उन्होंने क्या बोला? धा को दा बोला। और इसीलिए जन्म हुआ किसका? जन्म हुआ हिंदी का। यानी कि एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि हिंदी जो है वो हमारे भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है कि हमारा जो हिंदी है वो ही हमारी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी जो है किसकी देन है? वो फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन इसको महत्वपूर्ण अगर इसको प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे एक कवि हुए, एक हमारे देश के, जिनका नाम है अमीर खुसरो, जिनको तोता है हिंद की उपाधि से नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस हिंदी को फेमस किया। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? भाषा का परिवार क्या है? भारोपी परिवार, ये पूरा सीक्वेंस है हिंदी का, समय डेट मैंने दे रखा है। तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारा हिंदी जो है वो हमारा ही भाषा का शब्द नहीं है। आगे हम वहाँ पे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो कौन थे? जो कि हमारे दिल्ली सल्तनत अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा 8 सुल्तानों का राज इन्होंने देखा था। उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने तबला का और सितार का निर्माण किया था। यानी कि अमीर खुसरो जो हैं वो तोता ए हिंद इसको कहा जाता है। तोता ए या पैरॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने हिंदी का विकास, अकेले ऐसे मुस्लिम कवि थे जो मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदी का प्रचार किया, वरना किसी मुस्लिम कवि ने हिंदी के रूप में इतना जोर नहीं दिया। इन्होंने हिंदी को 2 नाम दिए, एक इन्होंने हिंदी को हिंदी के नाम से फेमस करना सोचा और इन्होंने हिंदी को नाम और दिया जिसको नाम दिया क्या? हिंदवी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हिंदवी तो फेमस नहीं हो पाया, लेकिन हिंदवी की जगह, क्योंकि इंडिया के लोगों को शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा बोलने में पसंद है, उनका हिंदवी कौन बोलेगा? हिंदी ही सही है। तो इसलिए हिंदी नाम जो था वो प्रचलित में आया और इनका नाम जो है इसीलिए हिंदी का जनक भी इनको कई बार कह दिया जाता है कुछ जगह। तो अब आपको पता है हिंदी की एक भाषा होती है जो खड़ी बोली, और खड़ी बोली का बनाने का श्रेय है वो भी किसको जाता है? वो भी अमीर खुसरो को ही जाता है। तो ये था हिंदी का एक सीक्वेंस जो हमने बात किया कि हिंदी कहाँ से बनी, इसके बारे में किसके लोगों का योगदान है। बाकी बहुत सारे हमारे विद्वान आए जिन्होंने इस बारे में रिसर्च किया और बहुत सारे नए शब्द और बहुत सारी नई परिकल्पनाएँ हिंदी में अंदर जोड़ी। और यहाँ से हम आगे बात करते हैं हिंदी के बारे में और क्या क्या है। देखिए हिंदी जो है एक भाषा होती है और एक होती है लिपि। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बात तो ये पूछा जाए कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है? राष्ट्रभाषा या फिर राज्य भाषा? अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कई बार स्टूडेंट को कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंट क्या है। देखिए राष्ट्रभाषा होती है, इसको हम क्या इसमें डिफरेंट है मैं आपको अभी डिफाइन करूँगा। नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है राष्ट्रभाषा को। राजभाषा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि राष्ट्रभाषा का मतलब होता है
नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा का मतलब होता है, ऑफिशियल मैंने अंग्रेजी में बताया आपको। अब नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उस भाषा को बोलेगी और संविधान में उस चीज़ का वर्णन होगा, वो भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब जितने भी जिस देश की गवर्नमेंट जो अपने सरकारी कामकाज जिस भाषा में करती है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन था? जब हमारा संविधान बना हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 70 करोड़ लोग इंडिया में, लगभग जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसमें 70 करोड़ लोग, इसमें ये बात हुई कि 70 करोड़ लोग जो है वो हिंदी को बोल सकते हैं और हिंदी को समझ सकते हैं। और इसीलिए आधार पर हम कह सकते हैं कि 50% से ऊपर जनसंख्या जो है वो हिंदी बोलने वालों की है, लेकिन फिर भी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसा क्या कारण हुआ? देखिए, बात 14 सितंबर की है, 14 सितंबर 1949 की बात है। इसके पीछे एक रीज़न है। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ कि संविधान आपको पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसी समय क्या हुआ कि सारी चीज़ें संविधान में बन चुकी थी। तो भाषा के लिए कि संविधान जो हमारे देश की भाषा क्या हो, इसके लिए 14 सितंबर को 1949 को क्या हुआ, एक बैठक हुई। उस बैठक में तय हुआ कि हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा बोल देते हैं। लेकिन बात क्या हुई कि 14 सितंबर को बहुत सारे नेता जो हमारे साउथ इंडिया से आते थे, नॉर्थ ईस्ट से आते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओगे तो हम भारत को भाषा के आधार पर तो विभाजित कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। तो जितने भी बड़े नेता थे वो इससे डर गए। बोले अभी तो हमने भारत को आज़ाद किया है, अगर इस तरह का कोई विरोध और होता गया आपस में तो भारत को संयुक्त रूप से रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्लान कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया। यानी कि उस समय कहा गया कि आगे 15 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 15 वर्ष बाद, 15 साल बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो जो हो जाता है वो हो जाता है, फिर उसके बाद कौन किसके बारे में बात करता है। तो आज तक हमारी भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल चुका है, क्योंकि 15 वर्ष तो वो शायद कभी पूरे हों आगे वर्ष में। तो 15 वर्ष ये क्यों किया गया? क्योंकि बाकी नेताओं ने जो हिंदी भाषी नहीं थे उन्होंने इसका विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। और इसी आपको पता है कि हर 14 इसी उपलक्ष्य में हर 14 सितंबर क्या मनाया जाता है, हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस अब मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे रीजन था कि 14 सितंबर को हमने 1949 को बैठक की थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए थे। अब आपको पता है एक हिंदी दिवस होता है और एक हमारा होता है विश्व हिंदी दिवस। बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कई बार कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में। विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, दो हिंदी दिवस क्यों मनाने पड़े? क्योंकि इसके पीछे एक अलग रीजन है और इसके पीछे अलग रीजन है। क्योंकि एक हिंदी संस्थान या फिर हिंदी सम्मेलन की स्थापना जो हुई वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हुई। यानी विश्व के लोगों को बुलाया गया। आपको पता है 10 से 12 जनवरी तक चलने वाला सम्मेलन हुआ भारत में, जो हुआ भोपाल में। और ये भोपाल में हुआ 1975 में, यानी 10 से 12 जनवरी 1975 को ये सम्मेलन हुआ। और फिर हर 4 साल बाद, 5 साल बाद समय समय पर ये सम्मेलन होता रहता है। अब तक कुल मिलाकर 10 सम्मेलन हो चुके हैं। जो अंतिम सम्मेलन आपका हुआ है वो भी भोपाल में ही हुआ है। तो अब जो 2015 में हुआ था और ये 10वां सम्मेलन था। तो अब यहाँ सर इसी उपलक्ष्य में विश्व हिंदी सम्मेलन के उपलक्ष्य में इस दिन को, जिस दिन ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं लिपि की। देखो लिपि क्या होती है, लिपि में क्या और भाषा में डिफरेंट क्या होता है। भाषा बोली जाती है और लिपि जो होती है उस भाषा को लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, लिखने की कला को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिखने की कला को लिपि बोलते हैं। एक्चुअल में हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हम बात करें राष्ट्रलिपि हमारी क्या है, राष्ट्रलिपि या फिर हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो जो हिंदी भाषा की लिपि है वही हमारी क्या है, वही हमारी राष्ट्रलिपि है। अब जैसे आप देखते हो कि हिंदी को हमारे पास बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा के हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनको कई अलग भाषाओं में लिख देते हैं। जैसे हमने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे हमने कहा छोटे आ, हर भाषा हर लिपि का एक क्या होता है, हर लिपि की एक वर्णमाला होती है जिसमें उस लिपि के क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। हमारी लिपि में आ से लेके ज्ञा तक बहुत सारे वर्ण हैं जिसको हम 52 वर्ण के नाम से भी, 52 वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या। तो अब क्या हुआ कि जिस प्रकार ये जो वर्ण हैं ये सब वर्ण किस भाषा के हैं, किस लिपि के हैं, लिपि के हैं, वो राष्ट्रलिपि। अब इन वर्णों को सहायता से आप कुछ भी लिखेंगे वो सब क्या होगा, वो सब लिपि आपकी जो होगी वो हिंदी भाषा की लिपि होगी। और उसको किस नाम से जाना गया, उसको नाम ना गया देवनागरी लिपि से।
एक्चुअल में भारत की राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन हिंदी को शुरुआत में हम बात से बेसिक से बात करें, शुरुआत में प्रारंभिक काल में तो हिंदी को 2 भाषाओं में लिखा जाता था। एक देवनागरी लिपि थी और एक थी खरोष्ठी लिपि। 2 भाषाओं से लिखी जाती थी। कौन सी? हमारी हिंदी। तो अब खरोष्ठी लिपि तो बैन मतलब विलुप्त हो चुकी है। अब जो चल रही है वो हमारी क्या चल रही है? देवनागरी लिपि चल रही है। आगे इस दोनों की खोज कहाँ से हुई, कहाँ से इनका शुरुआत हुई? आप पता, गुजरात में एक देवनागर ब्राह्मण परिवार हुआ करता था। देवनागर नाम का ब्राह्मण परिवार हुआ करता था। उस देवनागर ब्राह्मण परिवार था वो एक ताड़ के वृक्षों पर लिखा करता था। जो ताड़ एक वृक्ष होता है उसके पत्तों पर लिखा करता था। उस पत्तों पर लिखी जाने वाली भाषा को क्या नाम दिया गया? देवनागरी। देवनागर परिवार द्वारा एक ब्राह्मण परिवार था, वो ताड़ के वृक्षों पर लिखता था। उसी के नाम के कारण इसको देवनागरी लिपि पड़ा, जो कि गुजरात का एक ब्राह्मण परिवार था। और ये जो भाषा है ये आपको पता है बाएं से कहाँ लिखी जाती है? दाएं लिखी जाती है। यानी हिंदी जो है, यानी देवनागरी जो हम आज यूज करते हैं वो यही देवनागरी है, जो बाएं हाथ से यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते हैं बाएं से। लेकिन अगर खरोष्ठी की बात करें तो ये जो खरोष्ठी है ये उस समय गधे की पीठ पर लिखी जाने वाली भाषा थी। खरोष्ठी का मतलब ही क्या होता है? गधे की पीठ। और गधे की पीठ पर लिखने वाली भाषा, क्योंकि उस समय कागज नहीं थे और उस समय कागज ना होने के कारण गधे की मिट्टी से गधे की पीठ पर ही कुछ अंकित साइन कर दिया जाता था। और ये जो भाषा थी ये दाएं से बाएं रह चलती थी। इसका दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब कहने का मतलब है ये इस प्रकार चलने वाली भाषा थी, इस प्रकार से। लेकिन फ़िलहाल जो है वो विलुप्त हो चुकी है, तो इसको हम नहीं। तो आज के समय में जो हिंदी है वो किस भाषा में लिखी जाती है? वो देवनागरी भाषा में बोली जाती है। तो ये जो था, आज हमने बात की हिंदी के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये लिपि की बात हो गई। अगर हमसे पूछे कि इसका मानक रूप क्या है हमारी संख्या का, हमारा राष्ट्रीय भाषा हमने पढ़ी नहीं है, कोई राजकीय भाषा है हमारी यानी कि हिंदी है। तो राष्ट्रीय मानक क्या है? राष्ट्रीय मानक का मतलब है जो अंक हमारे होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जिस प्रकार 1, 2। अगर आप हिंदी बोर्ड के छात्र हैं तो आप बचपन में आपने पढ़े होंगे 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से जो हमारी संख्या लिखी जाती है हमारे राष्ट्रीय मानक रूप होते हैं, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है। आगे हम बढ़ते हैं हिंदी के लिए। देखो, हिंदी जो है वो दुनिया के तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। अगर हम दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा की बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा चीनी भाषा है, और जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मंदारिन। यानी मंदारिन जिसका नाम है, और चीन में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चीन की पॉपुलेशन है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसके लिए उसकी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की लिपि आपको बता दूँ, लिपि जो है वो लैटिन लिपि है, जिसको कई बार आपने साइंस वगैरह में पढ़ते हैं लैटिन भाषा से ही लिया गया है। लैटिन भाषा जो है वो इंग्लिश की ही लिपि है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, और हिंदी की जो है वो देवनागरी लिपि है। ऐसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हो सकती है। इंग्लिश के बाद हमारी प्यारी आती है कौन? हिंदी। और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। ध्यान रखना, 1 अरब से ज़्यादा लोग चीनी भाषा यानी मंदारिन को बोलते हैं। उसके बाद 508 मिलियन लोग इंग्लिश को बोलते हैं, और दुनिया में बात करें तो लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग जो है वो हिंदी को बोलने वाले हैं। भारत में 70 करोड़ लोग जो है हिंदी को बोलते और समझते हैं। ये हिंदी भाषा का इतिहास है। उसके बारे में हम बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियों की। हिंदी भाषा जो है वो, हिंदी भाषा की जो बोलियां होती हैं, लोकल बोलियां होती हैं, उनको भाग में बांटा जाता है। हिंदी भाषा की क्या बोलियां? हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, या फिर हिंदी की बोलियां जो हमें लोकल बोलियां इनको कहा जाता है। अगर हम मुख्यता प्रमुखता से बात करें तो इनको 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन से? अभी हम बात करते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है उनको 5 भागों में बांटा गया। पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी, और आपका बिहारी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार से उन 5 भाषाओं को भी अलग अलग रूप में बांटा गया। अभी मैं इंक डाल दूँ, अभी बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेसन अच्छा लग रहा होगा। कुछ सारी चीज़ें आपको नई पढ़ने को यहाँ पे मिल रही होंगी। अगर आपको कुछ नया मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा की बोलियों की। तो सबसे पहली जो बोली है वो है पश्चिमी हिंदी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। उसके बाद आती है
बिहारी हिंदी। इस प्रकार से प्रमुखता से हम बात करें तो 5 हमारे पास हिंदी की बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां हैं। उसके बाद इन 5 बोलियों की बात करें तो इन 5 बोलियों में भी और सारी बोलियां हैं। जैसे अगर इन 5 बोलियों के बारे में बात करें तो पश्चिम बोली जो है वो 5 बोलियां जो है पश्चिम बोली में बोली जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो है एक हरियाणवी भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणी भाषा जो है आपको पता है हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा के साथ दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है, दिल्ली का देहाती क्षेत्र, वहाँ पर भी कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ पर भी आपका हरियाणवी भाषा बोली जाती है। अगर दूसरी भाषा की बात करें तो सबसे फेमस पश्चिम जो भारत है आपका, उत्तर भारत का पश्चिम हिस्सा, तो वो है आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस बोली? खड़ी बोली। इसको अमीर खुसरो ने ही बनाया था। खड़ी बोली को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कौरवी बोलते हैं। कौरवी क्यों बोलते हैं? कि कौरव पांडव यही बोले थे कि कौरवी हस्तिनापुर जो है वो यहीं के आसपास है। तो ये जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है? ये आपकी सहारनपुर, उसके बाद मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी ये बोली जाती है। कुछ क्षेत्र इसका देहरादून में भी आ जाता है, यानी कि देहरादून भी इसमें शामिल है। अगर आगे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखें इसकी सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा फेमस भाषा है जिसका हम क्या बोलते हैं? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा इतनी फेमस हुई कि जो बोली की जगह इसका नाम ही इसका क्या हो गया? ब्रजभाषा, यानी कि इसके नाम बोली नहीं, भाषा ऐसा लगता है ये भाषा है, लेकिन क्या है? ये हिंदी का ही बोलने वाली लोकल भाषा है। आपको पता है मथुरा वृंदावन के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन, जहाँ कृष्ण जी की लीला का जो संसार यानी कि जो क्षेत्र रहा है वो सब क्या है? वो ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर आपको होती है बुंदेली और एक आपके पास यहाँ पे होती है कन्नौजी। आप जानते होंगे बुंदेली जो है वो कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? झांसी की रानी की कहानी सभी ने सुनी होगी, यानी झांसी की रानी का जो क्षेत्र है झांसी के आसपास का वो सब कहा है, यानी एमपी और यूपी में जो बोली जाती है दोनों, झांसी, ग्वालियर, ललितपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी का एक बुंदेलखंड रूप है। कन्नौजी जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? वो बोली जाती है कन्नौज में। ठीक है, ये बात हुई पश्चिमी हिंदी की। यहाँ पर ये भाषा आपकी पूछी जा सकती है किस भाषा का रूप है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसका अपभ्रंश आपसे पूछे, अपभ्रंश जो है वो इसका अपभ्रंश है वो सौर सैनी अपभ्रंश है, सौर सैनी अपभ्रंश इसका है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पूछ लेता है कि पश्चिमी हिंदी किस भाषा किस अपभ्रंश का रूप है, या फिर खड़ी बोली किस अपभ्रंश का रूप है। हमने बताया 7 या 8 प्रकार के अपभ्रंश हमारे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को देखें तो इसके 3 भाग हैं। पूर्वी हिंदी के जो हैं वो 3 भाग हैं। कौन कौन से? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप पता है जो अवधी है वो रामायण जो हमारी रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है वो कहाँ पर है? वो आपकी उसी भाषा में लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं अयोध्या, यानी कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था? यानी कि अयोध्या का जिला है फैजाबाद, फिलहाल जो है अयोध्या हो गया है फैजाबाद से, तो हम इसको अयोध्या ही लिखेंगे, अयोध्या। और इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र यानी कि प्रयागराज का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? लोकल भाषा, अवधी। बघेली की बात करें तो बघेली जो है वो बघेलखंड में बोली जाती है। बघेलखंड जो है वो कहाँ पड़ता है? शक्तिनगर, सिंगरौली। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसमें हम बोलते हैं क्या? सिंगरौली, जहाँ पर सबसे बड़ा आपका सौर पावर प्लांट है, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ी जो है वो कहाँ बोली जाती हुई? नाम से ही पता पड़ता है, छत्तीसगढ़ के जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी भाषा की हम बात करें तो राजस्थानी भाषा जो है वो 4 प्रकार से बोली जाती है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। राजस्थानी जो है वो आपकी 4 रूप से 4 भागों में बोली जाती है। इसको हम बोल रहे हैं पश्चिमी। अगर इस पश्चिमी की बात करें राजस्थान की तो इस पश्चिमी भाषा को एक नाम दिया गया है, इसको जानते हैं मारवाड़ी भाषा से, यानी बाहर राजस्थान के पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी भाषा। और मारवाड़ी भाषा कहाँ पर है? मेवाड़ और जैसलमेर जो ज़िला है इसका आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। मारवाड़ी नाम आपने सबने सुना होगा। अगर हम बात करें अगले की तो पूर्वी राजस्थानी। अगर पूर्वी राजस्थानी को जयपुर और अजमेर पे बोला जाता है,
ये इतनी फेमस है, इसको हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। अगर उत्तरी की बोले, उत्तरी राजस्थानी की बात करें तो इसको हम मेवाती के नाम से जानते हैं। इसको हम दूसरी भाषा, इसका नाम जो है वो मेवाती है। और मेवाती जो है वो अलवर भरतपुर के आसपास बोली जाती है। राजस्थान के ज़िला हैं अलवर, भरतपुर, और कुछ क्षेत्र जो है वो हरियाणा का गुड़गांव है, जिसको नया नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुड़गांव, भरतपुर, अलवर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो बोले जाने वाली भाषा है वो है हमारी मेवाती। अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कई बार मालवी। इसको नया नाम दिया गया मालवी। और ये कहाँ बोली जाती है, ये वो आपके कुछ राजस्थान के अलावा ये इंदौर और भोपाल में भी बोली जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी है वो आपकी 4 भागों में बटी हुई है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। आगे हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। देखो पहाड़ी हिंदी से ही नाम से ही पता पड़ रहा है कि कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है। ये आपकी पहाड़ों पर बोली जाने वाली भाषा है। ये 2 रूप में बोली जाती है। एक आपके पास है पश्चिमी पहाड़ी, और पश्चिमी पहाड़ी जो है वो 2 जगह हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में बोली जाती है। शिमला और मंडी में बोली जाती है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती का मतलब होता है बीच में। तो ये 2 जगह बोली जाती है। कहाँ पर, इसको 2 भागों में बांटा गया है, कुमाऊनी और गढ़वाली। यानी कि जो हमारे उत्तराखंड में ज़िला है कुमाऊनी गढ़वाल, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बोली जाती है पहाड़ी हिंदी का ही रूप है, मध्यवर्ती हिंदी। यानी कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वो हिंदी का ही रूप है। आगे हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है, बिहारी हिंदी जो 3 भागों में बटी हुई है, जिसको एक मगही, मैथिली और सबसे फेमस भाषा भोजपुरी। भोजपुरी को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर अंतर्राष्ट्रीय बोली भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बोली भी इसलिए कह सकते हैं कि ये कुछ जगह हमारी बाहर विदेशों में बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बोली भी है क्योंकि ये भारत के साथ साथ हम जितनी भी बोली है आपसे अब मैंने लिखवाई यहाँ पर जो हिंदी की है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाने वाली बोली क्या है, वो आपके पास क्या है, भोजपुरी है। यानी कि भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या जो है इस बोलियों में सबसे ज़्यादा भोजपुरी ही है। और अंतर्राष्ट्रीय बोली भी कहा जाता है क्योंकि कुछ देशों में ये बोली जाती है। यानी कि एक फिजी, गुआना और त्रिनाड, ये कुछ देश हैं जहाँ पर भोजपुरी आपको देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पे पहुँची कैसे, यानी कि भोजपुरी के लोग ही है जो वहाँ पे ले गए हैं। यहाँ तक हम बात करें फिजी एक ऐसा देश है, इसकी राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। ये चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत के अलावा फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। केवल वर्ल्ड में 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। फिजी इतना प्रभावित है हिंदी से कि उसने अपनी राजभाषा ही हिंदी को बना लिया, और संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का मान्यता भी वहाँ भोजपुरी को दी गई है। तो इस प्रकार से हम जो बात करें तो भोजपुरी जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली बोली है हिंदी की बात करें तो। ये था आज का टॉपिक जहाँ हमने बात की हिंदी से संबंधित। और अगर हिंदी के बारे में हम थोड़ा संविधान में देख लें तो संविधान में अगर हिंदी के बारे में देखें, संविधान में क्या हिस्सा, क्या इसका योगदान है, क्या स्थान है संविधान में, तो अगर आर्टिकल या फिर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 343 से 351 जो है ये भाषा संबंधित है। अगर आपसे पूछे हिंदी का वर्णन किस भाषा में है तो जनरली 343 आता है। 343 से 51 तक जो है इसमें आपकी भाषा ही है। और आपको पता है भारत का संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है, 22 भाषाओं को मान्यता देता है। और इनमें से आप कई बार पूछ लेता है कौन सी भाषा नहीं है। ध्यान रखना, इन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा नहीं है। अभी क्वेश्चन राजस्थान के पटवार में पूछा गया था कि बताइए 4 भाषा में से कौन सी भाषा जो है वो हमारा संविधान मानता नहीं रहता। हमारा संविधान जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ भले से इंग्लिश में है लेकिन वो इंग्लिश को मान्यता नहीं देता है, यानी इंग्लिश उसमें वर्णित नहीं है इन 22 भाषाओं में। जो हमारी राष्ट्रीय बाकी भाषा है, हमारी लोकल भाषा है, वो भाषा यहाँ पे वर्णित है। अगर हम इसके भाग की बात करें तो भाग कौन सा है, देखो 17वां भाग जो है वो भाषा संबंधित है। अगर अनुसूची की बात करें तो इसकी जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है इस चीज़ का
ध्यान रखना। तो ये जो है ये हमारा पूरा ओवरव्यू था हिंदी का। यहाँ पर हमने कुछ बात की हिंदी के इतिहास और हिंदी के विकास को लेकर। जो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है उससे बचाव अपना ज़रूरी करिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि बाकी चीज़ घर में रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा घर से।